दोस्तों नमस्कार। किताबी दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए कहानी लेकर के आए हैं, जिस कहानी को सुनते ही आपको लगेगा कि आज भी न जाने कितने लोग हैं जिनको बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। वो शहर के लोगों के लिए उनके गांव उजड़ जाते हैं और फिर कभी वो शहर के न हो पाते हैं, न वो गांव के रह पाते हैं। और कहानीकार हैं विश्वेश्वर जी, जो अपने समय के बहुत चर्चित कहानीकार रहे। ये बात अलग है कि उनके बारे में कई सारे विवाद भी प्रचलित रहे। कहानीकार के बारे में सारिका पत्रिका के संपादक कमलेश्वर जी ने कहा था कि वो हिंदी के काफका हैं। कहानीकार ने कुछ ऐसी कहानियां लिखी हैं जो अपने समय में और आज भी उनको याद किया जाता है। ये कहानी कुछ इसी तरह की है, तो आइए सुनते हैं कहानी बदलना। उसने करवट बदली। उसे लगा कि उसने करवट न बदलकर एक युग को बदल दिया है। उन दिनों गांव की छाती पर शहर पालथी मारकर बैठ रहा था, लेकिन उसे मालूम नहीं था गांव की छाती पर शहर कैसे बैठता है। उसे हरगिज नहीं मालूम था कि उस छोटे से प्राथमिक स्कूल की दीवारें बुलडोजर्स के 2-4 धक्कों से ही धूल में मिल जाएंगी। आसपास के सारे गांव उसकी आंखों के ऐन समक्ष उजड़ गए थे। घास और खपरेल के छत वाले मकानों की जगह क्वार्टरों के लिए लकड़ी और इमारत के ढांचे खड़े किए जा रहे थे। चारों ओर उड़ती हुई धूल, बाहें ऊपर नीचे करती हुई बड़ी बड़ी क्रेनें, धरती कपा देने वाले बारूद के धमाके और ट्रैक्टरों के दानवी पहियों को देख देख कर वह भय मिश्रित खुशी का अनुभव किया करता था। तब वह गांव से शहर जाने के लिए लालायित रहता था। 10 मील के फासले पर ही तो है शहर दुर्ग। पर जब कोई पिता बैलगाड़ी में अनाज की बोरियां लाद कर दुर्ग जाते और वह उनके साथ जाने की जिद करता तो पिता उसे झिड़क दिया करते थे। वो ज्यादा चूं-चां करने लगता तो उसके हाथ पांवों को रस्सी से बांध दिया जाता और वह छलकती आंखों से चिल्ला चिल्ला कर रोता हुआ गाड़ी चलने की आवाज, पिता की बैलों को ललकार और बैलों के गलों में बंधे हुए घुंघरूओं की टुनटुनाहट को सुनता रहता था, जब तक वे सारी आवाजें खामोशी के लबादे में दुबक नहीं जाती। अब वे दिन नहीं रह गए थे। वह उसी गांव में था, किंतु उसे मालूम हो गया था कि उसका वह गांव थोड़े ही दिनों बाद खुद शहर बन जाएगा। उसने अंदर ही अंदर समझ लिया था अब उसे शहर जाने की जिद नहीं करनी पड़ेगी। उसके हाथ पांव नहीं बांधे जाएंगे। उसे रोते रोते घुंघरूओं की टुनटुनाहट नहीं सुननी पड़ेगी, क्योंकि कुछ दिनों बाद उसका वह गांव स्वयं शहर बन जाएगा। और सचमुच कल से ही उसके गांव को शहर बनाने का काम शुरू होने वाला था। लेकिन उसे क्या मालूम था कि इस चिर प्रतीक्षित काम के शुरू होते ही उसे वहां से निर्वासित कर दिया जाएगा। सहसा वो कुछ समझ नहीं पाया था। उसे उस दिन प्रतीत हो रहा था पिता आज फिर उसके हाथ पांव को बांध रहे हैं, उसकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं, उसे भरमाया जा रहा है। उस दिन वह उसी टीले पर देर तक खड़ा रहा था जहां से मजदूरों की चीख चिल्लाहट, गिट्टी फोड़ने तोड़ने की आवाजें और पत्थरों तथा मोरम से भरे ट्रकों की कराहटें सुनाई पड़ती थीं। पानी खींचने की मशीन की थक थक ज्यों ही हवा के तेज झोंके के साथ उस तक आती, उसे यूं लगता जैसे उसकी छाती धकधकाने लगी है। उसका गांव धकधका रहा है और उसके गांव की छाती पर शहर पालथी मारकर बैठ रहा है। उस दिन उसे पहली बार शहर के प्रति तीव्र घृणा हुई थी और उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि पिता क्यों आज घर भर को बोरियों में बंद करके दुर्ग ले जा रहे हैं। हम लोग क्यों दुर्ग जाएंगे? उसने अपनी बड़ी बहन से पूछा। अब तो हमारा गांव ही शहर बन जाएगा ना, अब हम लोग दुर्ग में ही रहेंगे, बहन ने खुश होकर बताया। गांव भर के लोग मड़ौदा बांध के पास झोपड़े बनाएंगे, वहीं हम लोग भी झोपड़ा बनाकर रहेंगे। बहन का उत्तर उसकी समझ में नहीं आया था। उसकी उत्कंठा शांत नहीं हुई थी। उसने बेताब होकर पुनः पूछा,
हमारा इतना बड़ा तो घर है, फिर क्यों झोपड़ी में रहने जाएंगे? बहन जोर से खिलखिला पड़ी थी। उसे इस तरह बिना वजह खिलखिलाते देखकर उसे गुस्सा आ रहा था। तू साफ साफ क्यों नहीं बताती? वो लगभग चीख पड़ा। क्यों रहेंगे झोपड़े में? बहन उसकी अज्ञानता पर और खिलखिला पड़ी थी। देर तक खिलखिलाती रही थी, फिर बोली, पगले, इतना भी नहीं देखता अब हमारे इस घर की जगह पर सरकारी क्वार्टर बनेगा? गांव भर के सारे घर क्वार्टरों में बदल जाएंगे। फिर तो बड़ा अच्छा होगा। वह सहसा खुश हो आया। हम लोग क्वार्टर में नहीं रहेंगे? क्वार्टर हमारे लिए थोड़े ही है। बहन का स्वर अचानक भीग आया। क्वार्टरों में भिलाई कारखाने के अफसर रहेंगे। उन्हीं के लिए तो सरकार ने हमारे मकान, खेत खलिहान सबको खरीदा है। कल इस गांव के सारे मकानों को फोड़ दिया जाएगा। इसीलिए गांव भर के लोग मड़ौदा बांध के पास अपने अपने झोपड़े बना आए हैं। वह फिर उदास हो आया था। उसे बहन की आधी बात समझ में आई थी और आधी बिल्कुल नहीं। बहन तो चली गई थी, किंतु वह वहीं बैठा बैठा सोचता रहा था कि सरकार कौन है, क्यों उसके गांव की छाती पर शहर बसा रही है, उसे उसके शहर बनते हुए गांव से क्यों झोपड़े में रहने जाना पड़ रहा है। काफी देर बाद भी उसकी समझ में कुछ नहीं आया तो वह सुस्त पड़ गया था। उसने दूसरी करवट बदली और बदलने के बाद यूं प्रतीत हुआ जैसे उसने करवट न बदलकर अपने आप को बदल लिया। पहले घर में बैल थे, पिता उनके देखभाल करते और माँ घर का कामकाज। समय पड़ने पर वह कभी कभार किसानी के काम में भी हाथ बटा देती थी। लेकिन अब सब कुछ एकदम बदल गया था। अब घर न रहकर झोपड़ा हो गया था। बैलों की जगह पर दूध देने वाली 4 भैंसें आ गई थीं। झोपड़े के सामने चारों भैंसों के लिए टीन की छप्पर की गौशाला बना दी गई थी। माँ उन भैंसों की देखभाल करती थी। उन्हें बांध में ले जाकर नहलाना, बांध के आसपास चराना और दोपहर 2 बजे के लगभग वापस ले आना ही उसका प्रमुख काम था। सत्यानाशी स्कूल नहीं जाता। माँ अक्सर भैंसों को गौशाला में बांधती बांधती उसके लिए बुड़बुड़ाती। खाने के समय घूम फिरकर आ जाता है। वह उसकी बुड़बुड़ाहट को एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देता था। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि वह इस तरह शहर और गांव के बीचों बीच किसी गैर दुनिया में फंस जाएगा। हालांकि उसके संगी साथी भी उसी की तरह अपने माँ बाप के साथ गांव से बांध किनारे की झोपड़पट्टी में आ गए थे, किंतु उनके बीच अब उसका मन नहीं लगता था। उसका मन बांध के उस पुल पर लगता था जहां से गोरी गुदाज रूसी औरतें स्विमिंग पोशाक में लिपटी लिपटी उन्मुक्तता से बांध में कूदा करती। वो वहीं जाकर घंटों बैठा रहता। उन स्त्रियों की गुदाज जिस्म से एक खास किस्म की महक आती थी और वो वहां बैठा बैठा अपने खास किस्म की जिज्ञासा को कारोबारी ढंग से बहने देता था। दरअसल पूछा जाए तो स्कूल न जाने के और भी कई विशिष्ट कारण थे। पिता ने उसे दुर्ग की एक प्राथमिक शाला में भर्ती करा दिया था। वह अपने को उस स्कूल के अनुकूल नहीं पाता था, किंतु समय गुजारने की उसके पास विकट समस्या पैदा हो गई। एक दिन जब वह शहर में इधर उधर से घूम कर वापस आ रहा था तो उसे रूसी औरतों का एक झुंड इस तरह तैरते नहाते देखा। उसे उनके रंग, बाल, नहाने के तरीके और पोशाक को देखकर गहरा आश्चर्य हुआ था। एकाएक वह समझ नहीं पाया कि ये किस लोक के प्राणी हैं। वह कौतूहल से धूप में खड़ा खड़ा उन्हें तब तक देखता रहा जब तक वे वापस चली नहीं गई और उसके पास समय गुजारने की कोई समस्या नहीं रह गई थी। वह उन स्त्रियों की रंगत और अजीबोगरीब हरकतों को देख देख कर खुश होता रहता और जब अनुमान से जान लेता कि स्कूल की छुट्टी हो गई होगी तो वापस झोपड़े को चल देता था। मगर एक दिन गजब हो गया। बहन ने उसे पुकारा था। उसने चेहरा घुमाकर बांध के दीवार से उसे देखा था। वह सड़क पर खड़ी थी।
उसके सिर पर टोकरी थी। टोकरी में मिट्टी का काला घड़ा, 2-4 कंडे और शहर से खरीद कर लाया हुआ सामान था। पहले बहन खाना पकाती, बर्तन मांजती और घर का अन्य कामकाज किया करती थी, पर अब वह सुबह सवेरे घड़े में दूध रखकर और घड़े को टोकरी में रखकर और टोकरी को सिर पर रखकर दुर्ग के होटलों में दूध बेचने चली जाती थी। उस दिन 12-1 बजे के करीब वह दूध बेचकर वापस आ रही थी कि सहसा उसने उसे बांध के दीवार पर बैठे हुए देख लिया और तीसरे दिन उसे कप सासा धोने के लिए 12 रुपए माहवार पर दुर्ग के एक होटल में पटक दिया गया था। हरामखोर बीड़ी पीने लगा है, पिता तड़के सुबह साइकिल के कैरियर पर दूध के डिब्बे को टांगते हुए कहते। रोज जेब से आधा बंडल की बीड़ी गायब रहती। पिता पहले सुबह तड़के कंधे पर हल रखकर खेतों को निकल जाते थे और वह उनके जाने के बाद स्कूल के लिए तैयार होता था। अब पिता साइकिल के कैरियर पर दूध के डिब्बे लाद कर भिलाई के क्वार्टरों को चले जाते और वह उनके साथ ही तैयार होकर होटल के लिए निकल पड़ता। आधे रास्ते तक पिता उसे साइकिल के सामने वाले डंडे पर बिठा कर ले जाते, फिर वह सेक्टर 10 को जाने वाली सड़क पर मुड़ जाते थे। जिस होटल में वह काम करता था उसका नाम आनंद भंडार था। उसने पहले खाने पीने के आनंद के बारे में जैसा सोच रखा था वैसा वहां कुछ भी नहीं था और न ही वे लड़के वहां आते थे जिनके बिल के पैसे उसने ज्यादा बोल देने की बात मन ही मन सोच रखी थी। इसके अलावा उसे सामान सप्लाई करने का काम भी करने नहीं दिया जाता था। वह तो सिर्फ पानी के गिलास लाता, ले जाता और कप सॉसर उठाया धोया करता। इससे उसका जी धीरे धीरे उकताने लगा। अक्सर वह हसरत भरी आंखों से गुलाब जामुन, रसगुल्ले और जलेबी की थालियों को देखता रहता। उसे इस तरह टुकुर टुकुर मिठाइयों की ओर ताकते पाकर एक दिन उसके एक हमउम्र सहकर्मी ने इशारे से चाय भट्टी की ओर उसे बुलाया। वह होटल में ग्राहक न पाकर उसकी ओर बढ़ गया। बीड़ी पिएगा? सहकर्मी ने पूछा। सहकर्मी ने बड़े इत्मीनान से बीड़ी का एक लंबा गहरा कश खींचा, फिर उसकी आंखों के ऐन सामने ढेर सा धुआं उगल कर उससे पूछा, पेड़ा खाएगा? कहाँ है? अचानक उसकी आंखें चमक उठी। मेरे पास है, कहकर उसने अपनी हाफ पैंट की जेब से पेड़ा निकाल कर उसकी ओर बढ़ा दिया। उसने पेड़ा लेकर अपनी हाफ पैंट की जेब में रख लिया। अबे यहीं गपाक से खा ले, सहकर्मी ने कहा। जेब को फूला देखकर दाऊ जान जाएगा। उसने एक बार इधर उधर देखा और झट से पेड़ा निकाल कर फट से मुंह में डाल लिया। सहकर्मी धुआं उगल रहा था और वह मुंह में आए पानी सहित पेड़े को निगल रहा था। लम्हा भर तक दोनों खामोश खड़े रहे। फिर सहकर्मी ने बीड़ी को दीवार से बुझाकर शेष को कान में खोसते हुए कहा, ऐसा बुद्धू बने रहने से खाने पीने को नहीं मिलता। जब दाऊ इधर उधर जाए तो चुपके से जो खाना हो उठाकर जेब में रख लिया कर और इधर अंदर आकर उसी वक्त खा लिया कर। वह अपने उस हमउम्र सहकर्मी के प्रति कृतज्ञता से भर उठा था। उसे अपने पर तनिक ग्लानि भी हुई थी कि वह उसकी तुलना में निरा बुद्धू है, लेकिन 2-3 मास बाद वह एकदम चंट हो गया। उसे आनंद भंडार में खाने पीने का खूब आनंद मिलने लगा। वो पिता की जेब से बीड़ियां चुरा कर ले आया करता, जिन्हें दोपहर तक अपने सहकर्मी के साथ फूक फूक करता और दोपहर के बाद बीड़ी पिलाने की पाली सहकर्मी की हो जाती थी। उसमें अब वे सारे गुण भर गए थे जो होटल में काम करने वाले लड़कों में अनायास भर जाते हैं। प्रभात टॉकीज से लगा हुआ वह आनंद भंडार था, इसलिए कभी कभार वह काम का नागा करके सिनेमा भी देख लेता। 54 दर्जे में बैठकर वह अपने सहकर्मी के साथ सीटी बजाता, ऊई ई की तेज आवाजें निकालता और सड़क पर गुजरती लड़कियों को देखकर सहकर्मी से खास अंदाज में मस्तानी चाय ला कहना भी सीख गया था। एक दिन वह अपने सीखे हुए हाथ से 2-3 पेड़े तथा बर्फी निकाल कर जेब में रख रहा था
कि सहसा पीछे से आकर दाऊ ने उसके बाल पकड़ लिए और एक जोर का झटका देते हुए वह गरजा। फिर उसके सिर पर दूसरा झटका पड़ा। चोरी करता है, तेरे बाप का माल है। फिर उसे दरवाजे की ओर ठेलते हुए वह चिल्लाया, निकल बाहर बदमाश, नमक हराम। और सचमुच दाऊ घुटने से उसके कूल्हे पर धौंस जमाने लगा। पैसा मांगता है, चोरी करके सिनाजोरी करता है। वो बाहर आकर सहमी सहमी निगाह से पल भर इधर उधर देखता रहा, फिर आनंद भंडार के दरवाजे पर आकर जोर से चिल्लाया और फिर झटके के साथ भाग खड़ा हुआ। वो छाती के बल लेट गया। उसे कुछ ऐसा अनुभव हुआ जैसे छाती के बल वह नहीं लेटा है बल्कि समय लेट गया है। प्रभात टाकीज के पहले गेट की ओर आनंद भंडार था तो दूसरे गेट की ओर अपना चाट भंडार। अपना चाट भंडार के संचालक ठाकुर से कॉलेज के लड़कों की खूब पड़ती थी। हालांकि उसके बाल सफेद हो गए थे, बड़ी बड़ी मूंछों पर भी सफेदी आ गई थी और आंखों के नीचे काले काले धब्बे पड़ गए थे, लेकिन वो गद्दी पर बैठा बैठा पुट्ठों को ठोंकते हुए जनता साइकिल स्टोर्स के शेख मोहम्मद को आवाज लगाता, अरे एक मस्तानी चाय पी के देख। दरअसल वह शेख मोहम्मद को आवाज न देकर सड़क पर गुजरने वाली लड़कियों का ध्यान अपनी ओर खींचता था। उसमें ग्राहक पटाने की अद्भुत कला थी और साथ ही नौकर चलाने का अनोखा तरीका भी वो जानता था। वह नौकरों को एकांत में खूब खिलाता पिलाता और साथ ही हिदायत देता कि ग्राहक कैसी भी गलती क्यों न करे, तुम्हें ही डांट पड़ेगी, गालियां पड़ेंगी और समय पड़ने पर झापड़ भी रसीद करूंगा। पर इससे भागना नहीं, ये सब धंधे के तरीके हैं। इसके अलावा आसपास के होटलों के काम छोड़ने वाले लड़कों को अपने यहाँ रखने की भी उसमें प्रवृत्ति थी। अक्सर उसके पास से नौकर जल्दी नहीं भागते थे। आनंद भंडार से काम छोड़कर वो अपना चाट भंडार में आ गया था। उसे यहाँ बगैर चोरी किए ही खाने पीने का आनंद मिलता और उसे लगता जैसे वह अपना चाट भंडार उसका अपना ही हो। उसे वहां काम करते हुए 2 महीने हो गए थे। तो एक दिन ठाकुर ने उससे कहा, अरे कलुआ, रात में यहीं क्यों नहीं सो जाता? इतनी दूर काहे को जाता है? लेकिन होटल में काम करने की उस छोटी सी अवध में वो होटल मालिकों के स्वभाव को जान गया था। बोरिया बंडल वहीं जमवा कर देर सबेर समय बेसमय वे नौकरों से काम लेते। उसने ठाकुर से कह दिया कि माँ को उसके बगैर नींद नहीं आती, पिता रात भर उसके लिए छटपटाते रहते हैं और बहन उसके जाने तक बिना खाना खाए झोपड़े के बाहर बैठी रहती। पूरा 1 साल हो गया था उसे अपना चाट भंडार में काम करते हुए। उस रात जब वह बेफिक्री से चलता हुआ झोपड़े के करीब पहुंचा तो थाने से टन टन के 10 घंटे सुनाई दिए थे। हवा तनिक सर्द होकर बह रही थी और वह उन दिनों का एक लोकप्रिय फिल्मी गीत गुनगुना रहा था। रोज की भांत उस रात भी उसने झोपड़े का दरवाजा भड़ से खोला और ज्यों ही अंदर के अंधेरे को देखा वह सहम कर जड़ हो गया था। अन्य दिनों लालटेन रात भर जला करती थी और माँ, पिता एवं बहन तीनों जागते रहते थे। कभी पिता भिलाई की कोई घटना सुनाते होते और कभी माँ उसके बारे में बोलने लगती। उस रात स्थिति एकदम भिन्न थी। झोपड़े में निपट अंधेरा और गहरा सन्नाटा था। कौन किधर सोया है, कोई सोया भी है या नहीं, वह कुछ समझ नहीं पा रहा था। 2-4 क्षण तक वह जैसा का तैसा खड़ा खड़ा स्थिति को समझने का प्रयत्न करता रहा। फिर अनुमान से वह अपने सोने की जगह की ओर बढ़ गया था। माँ, बहन और वह जमीन पर सोते थे तथा पिता एक बूढ़ी चारपाई पर। चारपाई के बगल में उनका बिस्तर बिछता था। चारपाई के पायों के पास माँ सोती, उसके बाद वह स्वयं और फिर उसके बाद बहन। अर्थात वह माँ बहन के बीचों बीच सोता था। एक बार उसकी इच्छा हुई कि माचिस खोज कर लालटेन जला दे, किंतु दूसरी बार कुछ सोच कर टाल गया। अपने बीच की जगह में पहुंचने में उसे कोई खास दिक्कत नहीं हुई। हालांकि एक दफा उसका दायां पांव माँ या बहन के
पांव से लड़ बैठा था। उसने महसूस किया कि आज बीच में बहुत खाली जगह है। पहले वह कभी माँ को थोड़ा और सरकने के लिए कहता और कभी बहन को, पर आज तो वह इधर से उधर लोट लोट कर सो सकता था। इतनी अधिक जगह थी, उसे पुनः हल्का सा संदेह हुआ कि वहां कोई सोया है या नहीं। उसने अपनी उत्कंठा शांत करने के लिए दाएं हाथ को बिस्तर पर फिराया तो मां की कमर से उसकी हथेली जा लगी, और जब बाएं हाथ को फिराया तो उंगलियां बहन के कूल्हे को छूकर वापस आ गईं। मां उसकी दाईं ओर तथा बहन बाईं ओर ही सोती थी। उसे समझते देर नहीं लगी कि बहन नींद में बेखबर होने के कारण जमीन तक चली गई है। सहसा वह चौंका। चांडालिन, किसी का नाम भी तो नहीं बताती। कल जोर दे के पूछना, मेरी तो मती मारी गई है। कितने महीने का है? 2.5 3 महीने हो गए हैं। चारपाई फिर चरमराई थी। नाम क्यों नहीं बताती? किसी एक का होता तो बताती। आखिर किस किस का नाम बताए? दुनिया भर के लौंडे लपाड़े तो होटल में काम करते हैं। चारपाई से गहरा उच्छ्वास निकलकर झोपड़े में व्याप्त हो गया था। अब तो पेट भी दिखने लगेगा। क्या मुंह दिखाऊं मैं गांव वालों के सामने? औरतें तो मुझे नोच नोच कर खा जाएंगी। फूला हुआ पेट लेकर वह कैसे बाहर निकलेगी? कल डरा धमका के नाम पूछेंगे। सारा धंधा चौपट हो जाएगा। तुम तो धंधे की फिक्र करने लगे। फिर किसकी करूं? इसके पेट का क्या होगा? नाम पूछने से भी कोई फायदा नहीं है। नाम पूछने से काहे का झंझट? शादी करनी पड़ेगी, सो तो है ही। लड़के को रुपए पैसे देने पड़ेंगे। हल्ला तो हो ही जाएगा। उसके शादी के बाद धंधा भी नहीं चलेगा। मैं चली जाया करूंगी। तुम्हारी जैसी कितनी जाती हैं। फिर जवानी की बात अलग होती। तब कुछ देर की फिर चुप्पी, केवल गहरी गहरी सांसें एक दूसरे से टकराती रही थी। अब सारा माजरा उसकी समझ में आ गया था। उसकी तीव्र इच्छा हो रही थी कि वह बहन के पेट पर हाथ फिरा कर देखे, वह कितना फूला है। उसके पेट के बारे में वह रोज ताना मारती थी, लेकिन वह दम साधे अवसर की प्रतीक्षा करता रहा। कल मैं सेक्टर 2 के एक डॉक्टर से बात करूंगा, इसी में इलाज बचेगी। ऐसा तो नहीं है कि ज्यादा दिन का हो, 2.5-3 से ज्यादा का नहीं है, पर इतना ख्याल रखना कि पेट उतरवाने से उसे कोई खतरा न हो। सारा धंधा चौपट हो जाएगा। फिर तुम धंधे की बात करने लगी। अब की बार चारपाई की चरमराहट काफी तेज थी। इस सारी बातचीत का मतलब समझ जाने के बाद उसकी जरा भी इच्छा नहीं थी कि वह कुछ और सोचे। वह बहन के पेट पर हाथ फिराने की अपनी इच्छा को दबा नहीं पा रहा था। रह रहकर उसका ध्यान उसी ओर चला जाता। वह अंधेरे में भी बहन के पेट को देखने की बेकार सी कोशिश करता रहा। माँ, पिता और क्या क्या सुसाते रहे, उसे अब ठीक ठीक याद नहीं। उसे केवल इतना याद है कि उस रात वह सो नहीं सका। क्षण क्षण भर बाद वह बहन के पेट को छू लेता था। देर तक उसके पेट पर हाथ फिराता रहा था। बहन कभी कभार नींद में कुनकुनाने लगती तो वह झट से हाथ खींच लेता। फिर पल में उसका हाथ पुनः फूले हुए पेट पर रेंगने लगता। शायद सुबह तक रेंगता रहा था। अगले दिन वह देर से काम पर पहुंचा। देर उसे इसलिए हो गई थी कि वह सुबह बहुत समय तक फूले हुए पेट को देखने की अपनी जिज्ञासा को शांत करता रहा। रोज की तरह फिर होटल की कुर्सियां मेजों के ऊपर रख दी गई। फर्श को पानी से धो दिया गया और वहां सोने वाले नौकरों का बिस्तर भी बिछने लगा था। ट्यूबलाइटें बुझा दी गई थीं और उनकी जगह पर 40 पावर का बल्ब जल उठा था। इस बल्ब के जलने का मतलब था कि अब वह चला जाए, पर अभी भी वह बीड़ी फूंक फूंक करता हुआ वहीं का वहीं टहल रहा था। ठाकुर ने 2-3 बार उसे इस तरह चहलकदमी करते देखा तो उसने पूछा, क्यों बे कलवे, घर नहीं जाना है क्या? आज से मैं यहीं सोऊंगा। हम तो साले में पहले ही बोलते रहे। ठाकुर के स्वर में प्यार भरी झलकी थी। अब आया न दिमाग ठिकाने पर, सो जा।
यही सो जा रोज सो जाया कर। सोया हुआ आदमी कितना लावारिस होता है। 14 साल की दूरी कम नहीं होती है। तब वो 10 साल का था और आज पूरे 24 का, किंतु आज भी वह बीच में ही सोता है। वो जहाँ सोया है और जहाँ रोज ही सोता है वहाँ एक सकरा पर लंबा सा बरामदा है। उसके पैर की तरफ पैर करे हेड सप्लायर संदर सोया है और सिर की तरफ सिर करके माल बनाने वाला मिस्त्री। अपना चट भंडार अब कैफे एस्प्रेसो हो गया है और ऊपर के अंग्रेजी बोर्ड पर जलते हुए बल्बों की तेज रोशनी इन तीनों के शरीर पर पूरी प्रखरता से गिर रही है। वह कैफे एस्प्रेसो हुआ और उसकी व्यवस्था में भारी सुधार हुआ। तब से सारे नौकर बाहर ही सोते हैं। यह बाहर सोने के लिए विवश कर दिए गए। जहाँ पहले आनंद भंडार का हिंदी बोर्ड था, वहां अब साधना रेस्तरां का अंग्रेजी बोर्ड लटक गया है। और प्रभात टाकीज की दीवार पर जहां अंतिम सिरे पर हिंदी में हरे पीले रंग से प्रभात टाकीज लिखा था, वहां गुंबद पर चटक लाल रंग का नियॉन लाइट्स अंग्रेजी वर्णमाला के METRO पर थिरकती रहती है। भंडार के बगल में पहले जो सस्ता सा विजय हेयर कटिंग सैलून था और इसका बोर्ड भी हिंदी में था, उसकी जगह पर अब शानदार पेंटिंग से अंग्रेजी में लिखे ओके हेयर ड्रेसिंग हॉल का भारी भरकम बोर्ड लटक रहा है। जनता साइकिल स्टोर्स भी अब एक्सपोर्टो एंड रिपेयरो हो गया है। ऐसा नहीं है कि इन दुकानों के संचालक बदल गए, उनकी विचारधारा में कोई रचनात्मक परिवर्तन हो गया है। शहर दुर्ग बदल गया है या वहां के नागरिक सभ्य, सुसंस्कृत और शिक्षित हो गए हैं। उनमें ऐसा कुछ भी बदलाव नहीं आया है। इतना दुर्गुण बदल गया है कि दुर्ग के आसपास भिलाई के अलावा छोटे छोटे गांव थे, उनका अब सम्मिलित नाम भिलाई नगर हो गया है और वहां के ग्रामीण किस प्रसादल में समा गए हैं नहीं मालूम। मुझे केवल उस 24 बरस के कलवे के बारे में ही थोड़ा बहुत मालूम है, जिसका कहना है कि वह छोटा सा कस्बे नुमा शहर दुर्ग 14 साल पहले जैसा था, ठीक वैसा ही आज भी है। लेकिन फिर दोस्तों, ये रही कहानी जो कथादेश पत्रिका के नवंबर अंक में प्रकाशित हुई है कि अभी कुछ दिनों पहले कहानीकार विश्वेश्वर जी की मृत्यु हुई है। तो एक संस्मरण साथ में प्रकाशित हुआ है अशोक अग्रवाल जी का। मैं चाहूंगा कि आप इस संस्मरण को भी पढ़ें, तो जिससे कहानीकार को समझ सकें और कहानीकार का जो योगदान है साहित्य में उसको भी आप जान सकें। दोस्तों, अगर एक कहानी पाठ आपको अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करिएगा और हमें हमारी कमियों के बारे में जरूर लिखिएगा। शुक्रिया।